गुड इवनिंग दोस्तों। हम लोगों के स्टेप अप बंगाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से सभी को स्वागत। इस वीडियो में जो कि लेक्चर 1 कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का होगा, हम लोग देखेंगे कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, जो टॉपिक CSIR नेट मैथ या फिर किसी भी राज्यों का सेट एग्ज़ाम, इनमें बहुत ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका बेसिक्स क्या है, और धीरे धीरे इनसे जुड़े हुए प्रॉब्लम के थ्रू हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये एक्चुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट काम जो जोहान बार्नौली ने बनाए थे उसी के ऊपर बेस्ड था। और ऑलरेडी हम लोगों के जो क्लासिकल मैकेनिक्स के काफ़ी सारे लेक्चर्स डाला गया है इस चैनल पर, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा जोहान बार्नौली ने कैसे एक प्रॉब्लम जो कि ब्राचिस्टोकोन और ब्राकिस्टोकोन कुछ लोगों का कहना है उसके ऊपर काम किए थे। वो जो वीडियो था वो क्लासिकल मैकेनिक्स के लेक्चर 1 पे था, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा एक बार ब्राकिस्टोकोन प्रॉब्लम क्या होता है। थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी हो सकता है आप लोगों में से किसी को, क्योंकि वो वीडियो बंगाली लैंग्वेज में डाला हुआ है, लेकिन वहाँ पे डाला हुआ सारे कैलकुलेशन पार्ट तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बार छोटे तरीके में हम लोग उसको रिपीट कर लेते हैं। ब्राकिस्टो प्रॉब्लम कौन प्रॉब्लम क्या था, और वहाँ पे जोहान बार्नौली ने जो सवाल उठाए थे वो सवाल बाद में आके 1750 के आसपास सॉल्व हुआ था। उन्होंने जो सवाल उठाए थे वो 1696 के करीब उठाए थे ये जोहान बार्नौली, और बाद में 1750 के आसपास ऑयलर और लैग्रांज ने इस सवाल पर अपने फेमस इक्वेशन बना दिए थे, जिसके बारे में हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑयलर लैग्रांज इक्वेशन हम लोग देखेंगे उसी सेम इक्वेशन से कैसे ये कैलकुलस ऑफ वेरिएशन बनता है। तो चलिए, यहाँ पर ब्राकिस्टोकोन प्रॉब्लम में जोहान बार्नौली जो बात किए थे उसका खासियत ये था कि मान के चलिए 2 डायमेंशन प्लेन में ए से बी तक कोई आदमी चला गया, जाने का कई सारे रास्ते हो सकता है, इसमें से ये स्ट्रेट लाइन वाला रास्ता है, यही मिनिमम होगा, यानी पाथ मिनिमाइज़र ये ऑलवेज अलोंग स्ट्रेट लाइन होगा। ये एक फेमस रिजल्ट है। किन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में जो पाथ मिनिमाइजिंग सेगमेंट होगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग होगा। ये पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट, उन्होंने जो सवाल उठाए थे, पाथ तो मिनिमम था, टाइम कहाँ से मिनिमम होगा, यानी कौन सा पाथ ये होगा जिसके ऊपर टाइम ए से बी तक मिनिमम होगा। ये सवाल जो उन्होंने उठाए थे इसी के ऊपर ऑयलर लैग्रांज बाद में काम किए थे, और उन्होंने प्रूव किए थे कि ये कैटेनरी होगा, जिसका इक्वेशन इधर देखिए डाला हुआ है, ये एक कैटेनरी होगा। तो इसके ऊपर सॉरी, ये एक साइक्लॉयड होगा। साइक्लॉयड साइक्लॉयड यानी ये दो इक्वेशन। कैसे बना था साइक्लॉयड, हम लोग ब्राचिस्टोकोन प्रॉब्लम सेगमेंट लेक्चर 1 क्लासिकल मैकेनिक्स में डिस्कस कर चुके हैं। एक सर्कल इधर रोल कर रहा है इसके ऊपर, तो रोल करते हुए जो कार्व डिस्क्राइब करेगा और फिर आगे भी करेगा, पीछे भी कर चुका था, ये होता है एक एक साइक्लॉयड के ब्रांच, जो ये दोनों इक्वेशन उसका पैरामेट्रिक टाइप का इक्वेशन होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो साइक्लॉयड डाला हुआ है ए से बी के बीच में, वही होगा मिनिमम टाइम कंज्यूमिंग पाथ, यानी साइक्लॉयड बराबर अगर पार्टिकल चलेगा तो टाइम मिनिमम होगा, स्ट्रेट लाइन के बराबर चलेगा तो पाथ मिनिमम होगा। ये सारे चीज़ हम लोग वो लेक्चर 1 पे डाले हुए हैं, वहाँ से देख लीजिएगा। और एक ख़ास बात यह है कि
एक कार्ब मान के चलिए 3D में ऐसा था, ये घूम रहा था इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर ये एक सरफेस जनरेट करेगा। ये सरफेस होता है सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन, यानी घूमने के कारण जो सरफेस जनरेट होता है। ये सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन ये मिनिमम होगा जब हम कैटनरी के अलोंग जाएंगे। अब कैटनरी क्या होता है, मान के चलिए एक छोटा सा चेन जो गले में डालते हैं हम लोग, उसको हम लोग ग्रेविटी के अंडर ऐसे हैंग कर दिए ए के बीच में, ए से ए के बी के बीच में, तब जो कार्ब बनता है वो कार्ब होता है कैटनरी। और ये मिनिमम सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन ऑलवेज कैटनरी के सेगमेंट को फॉलो करता है। तो ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो जैसे हम लोग पहले भी कह चुके हैं, काफ़ी सारी एग्ज़ाम में ये सारे पूछे गए थे, जैसे कि CSIR सितंबर 2022 में आपको दिखेगा, उसी पर ये लेक्चर 1 था, देख लीजिएगा एक बार। तो थोड़ा बहुत हम लोग रिकैप तो कर लिए हैं। अब हम देखेंगे कैसे ऑयलर और लैग्रेंज अपने खुद के जो इक्वेशन जो हम क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं उसको लेकर ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक कैलकुलस ऑफ वेरिएशन को डिस्क्राइब किए थे। इसके लिए हम लोगों को थोड़ा बहुत डिफरेंशियल कैलकुलस के मदद लेने पड़ेंगे। देखिए क्या है, इसके ऊपर भी हम लोग यूजी डिफरेंशियल कैलकुलस सेगमेंट डाल चुके हैं, उधर डिटेल्स डिस्कशन ये 3 टॉपिक पर हुआ है, वहाँ से देख लीजिएगा। और नहीं भी देखेंगे तो चलेगा क्योंकि वो भी बंगाली में है, हम लोग थोड़ा बहुत हिंदी में इधर रिकैप कर लेते हैं। ये देखिए 2D में एक कार्व है, इस कार्व के ऊपर P एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे अगर आप लोग टेंजेंट खींचेंगे एक यहाँ पर P के ऊपर, तो ये टेंजेंट देखिए पूरा नीचे वाला हिस्सा यानी कार्व का पूरा हिस्सा इस टेंजेंट के ऊपर रहता है। ठीक, ये वाला जो हिस्सा मान के चलिए P के करीब यहाँ पे यहाँ तक, ये कार्व के एक छोटे हिस्से हम लोग ले लिए हैं, पूरा के पूरे ऊपर चला गया टेंजेंट के। तो जब पूरे के पूरे कार्व के पोर्शन ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा कॉन्वेक्स डाउनवर्ड्स। कॉन्वेक्स डाउनवर्ड्स का मतलब ये नीचे वाला हिस्सा ये कॉन्वेक्स। आप लोग जानते ही होंगे ऑप्टिक्स में, फिजिक्स के जो चैप्टर है ऑप्टिक्स में, ये होता है पार्ट जो ऊपर देखता है। हम लोग एक फुटबॉल के मान के चलिए ऊपर के हिस्से को देख रहे हैं, ये हमेशा कॉन्वेक्स की तरह दिखेगा। यानी इधर एक आप टेंजेंट खींचेंगे तो ये पूरे के पूरे कार्व इस साइड होगा टेंजेंट का। ठीक, तो ये होता है कॉन्वेक्स। और ये कॉन्वेक्स अपवर्ड वाला जो हिस्सा, सॉरी डाउनवर्ड्स वाला जो हिस्सा इधर डाला हुआ है, यही होगा इन जनरल कॉन्वेक्स जब CSIR हो या WB सेट हो उधर आएगा। तो यानी इधर कॉन्वेक्स देखने के लिए आप लोगों को सिर्फ ये फिगर देखना पड़ेगा। और इसका उल्टा होगा कॉनकेव, इसमें से कौन सा डाउनवर्ड अपवर्ड ये वाले सारे हिस्से जो यूजी में आता रहता है इधर नहीं आएगा। इधर कॉन्वेक्स मीन्स कॉन्वेक्स डाउनवर्ड्स, उसके लिए क्या होगा, ये पूरे के पूरे कार्व टेंजेंट के ऊपर ही रहेगा। किसी भी हिस्से में आप किसी भी पॉइंट मतलब इसके ऊपर अगर आप टेंजेंट खींचेंगे तो देखिए पूरा इस साइड रहा है। ठीक, और इधर देखिए अगर इधर भी कोई खींच लेता टेंजेंट तो ये नीचे रह जाता, तो ये होगा कॉनकेव और ये हो जाएगा कॉन्वेक्स। अगर कहीं पर प्रॉब्लम पर ऐसा आ जाए कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव इसके ऊपर सवाल पूछा जाए, जैसे कि CSIR इस साल हुआ था जून 2023 में, तब आपको सिर्फ देखना पड़ेगा क्या आप उस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ड्रॉ कर सकते हैं तो इस टाइप का आएगा, इससे मिलेगा तो कॉन्वेक्स, इससे मिलेगा तो कॉनकेव। ठीक, लेकिन अगर नहीं ड्रॉ कर सकते हैं तो कॉन्वेक्स के लिए आपको सिर्फ डबल डेरिवेटिव देखना पड़ेगा, d2y/dx2। ये अगर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो कॉन्वेक्स, और ये अगर लेस देन 0 हो जाएगा तो हो जाएगा कॉनकेव। क्लियर, ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव वाला हिस्सा वेरी सिंपल आइडिया देख लीजिए एक बार। इफ वी ड्रॉ ए पर्टिकुलर टेंजेंट टू ए कर्व and the curve lies just above the tangent always, then that is convex.
If we draw a tangent at a point on a curve and the curve lies totally below the tangent, that is concave. And for mathematical treatment we should have these two calculations. But एक बार अगर आपको ये सारे रिजल्ट ग्राफ में दिख गया तो ये दोनों करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक। इसके साथ जुड़ा हुआ और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह जाता है, देख लीजिए, ये मिला जुला कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पे कार्व के दो हिस्से हैं, 1 और 2। यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 2। 1 को देखिए, 1 के ऊपर कहीं पर भी आप लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना, मान के चलिए यहाँ, तो देखिए पूरा कार्व यहाँ नीचे आ रहा है, तो इधर तो ये कॉनकेव है। और इधर दूसरा सेगमेंट 2 को देखिए, इधर कहीं पर भी आप लोग टेंजेंट खींचेंगे तो ये ऊपर रह जाएगा कार्व का हिस्सा, तो ये होगा कॉन्वेक्स। यानी ये जो कार्व यहाँ से यहाँ तक चला है, मान के चलिए ये पॉइंट ए और नीचे वाला बी, ए के बी के बीच में दो हिस्से हैं, एक है बी पी, उस हिस्से में ये कॉनकेव, और एक है ए पी, उस हिस्से में ये कॉन्वेक्स, ठीक। अब कॉनकेव है मतलब d2y/dx2 ये लेस देन 0 है, इधर कॉन्वेक्स है यानी d2y/dx2 ग्रेटर देन 0 है। ये इसका मैथमेटिकल तरीका होता है करने के। लेकिन पी पॉइंट को देखिए, पी पॉइंट तब ऐसा होगा कि पी पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ एक हिस्से में तो वो कॉनकेव, दूसरे में कॉन्वेक्स, तो ये पी पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, किसी बार इसके ऊपर सवाल नहीं आया हुआ है, लेकिन यूजी सेगमेंट में हम लोगों को काफ़ी सारे जगह ये पॉइंट दिखता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यानी एक कार्व के ऊपर ऐसा कोई पॉइंट जिसके दोनों तरफ दोनों तरीका, यानी कॉनकेव एक साइड कॉन्वेक्स, ऐसा कुछ होगा, ठीक। तो वो कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये कैसे चेक करेंगे अगर एग्ज़ाम में आ जाए, सिर्फ आपको देखना होगा d2y/dx2 वहाँ पर 0 बन रहा है कि नहीं, और उसके साथ साथ थर्ड डेरिवेटिव d3y/dx2 x3 ये नॉट इक्वल टू 0 बन रहा है कि नहीं, तब हो जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तब आपको पूरे तरीके में टोटल चीज़ मालूम पड़ गया होगा। क्या? पहला पॉइंट कॉनकेव लेस देन 0, सेकेंड डेरिवेटिव कॉन्वेक्स, सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, ग्राफ में दिख गया तो सीधा हो जाएगा। उसके बाद पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0 और थर्ड डेरिवेटिव उसके ऊपर वाला वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक। अगर ये हो गया तो वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखिए ज़्यादातर एग्ज़ाम में कॉनकेव कॉन्वेक्स ये वाला हिस्सा ही आएगा, कभी कभार ये भी आ सकता है, क्योंकि ये यूजी सेगमेंट में काफ़ी सारी जगह हम लोगों को मिलता है देखने को, ठीक। अब आ जाइए, ये सारे रिजल्ट को हम लोग बहुत सिंपल तरीके में देखेंगे। जो सवाल उठाए थे बार्नौली ने, उनके पास एक इंटीग्रल था, इस इंटीग्रल के अंदर कौन कौन है देखिए, x1 से x2 तक x का रेंज रहेगा और अंदर रह जाएगा f x y y प्राइम। यहाँ पर y प्राइम का मतलब है dy/dx और उसके साथ एक dx। इसका स्टेशनरी पॉइंट वो जोहान बार्नौली ढूंढने गए थे, जिसके ऊपर बाद में ऑयलर लैग्रांज ने अपने खुद के फेमस इक्वेशन से उसका आंसर दिए थे और बनाए थे ये सारे रिजल्ट जो हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके थे, कौन सा मिनिमम कहाँ होगा, ठीक। तो आ जाइए थोड़ा, यहाँ देखिए एक फंक्शन डाला हुआ है, लेकिन फंक्शन के अंदर भी y, मान के चलिए y, वो भी x का एक फंक्शन, फिर उसके बाद उसका फंक्शन, यानी ये आखिर तक टोटल ये एरिया, ये है फंक्शन ऑफ फंक्शन। इसको हम लोग कहते हैं फंक्शनल, क्लियर। और फंक्शनल एक आप उठा लिए हैं, किसी इंटीग्रल के रेंज के अंदर उसको डाल दिए हैं, वो कहाँ पर मिनिमम या मैक्सिमम यानी स्टेशनरी होगा। स्टेशनरी का मतलब आइदर मिनिमम और मैक्सिमम, इसके ऊपर जो बार्नौली ने सवाल उठाए थे। और जो टॉपिक के अंदर ये बात आता है कि किसी भी फंक्शनल का
स्टेशनरी पॉइंट यानी मैक्सिमम और मिनिमम ढूंढा जाता है, ये पूरे रिजल्ट पे निर्भर, यानी ये टोटल क्या होगा आई, ये टोटल या तो मैक्स होगा या मीन होगा। ये टॉपिक को हम लोग कहते हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। यानी कैलकुलस ऑफ वेरिएशन क्या करता है, एक कार्व को ढूंढता है। वह यहाँ से आपको एक कार्व दिखेगा, जैसे हम प्रॉब्लम में करेंगे, अभी अभी करेंगे CSIR वाला, इस साल के प्रॉब्लम ही करेंगे। यहाँ पर क्या ढूंढेंगे, y इक्वल टू वाई एक्स टाइप का एक कार्व हम लोग अल्टीमेट हम लोगों के पास आएगा। वो कार्व दो जो पॉइंट x1 और x2 के बीच में होगा। जैसे कि मान के चलिए इधर x1 पॉइंट इधर था और यहाँ पे y x1, तब ये हिस्सा ये अगर x1 होगा तो यहाँ पर जो पॉइंट है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट y x1 होगा, यानी x1 पे निर्भर y का वैल्यू। फिर ठीक, और मान के चलिए ये एक दूसरा पॉइंट इधर है, इस a वाले पॉइंट को पकड़िए, इधर ये वाला पॉइंट, ये क्या होगा तब f ऑफ x2। क्योंकि हम लोग x1 से x2 के अंदर ही इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इन दोनों पॉइंट के बीच इस कार्व का जो मिनिमाइज़र या मैक्सिमाइज़र होगा वही होगा उसके स्टेशनरी पॉइंट्स। और जिन टॉपिक के अंदर ये पढ़ा जाता है वो कहलाता है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। तब कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के अंदर हम लोग स्टेशनरी वैल्यू ढूंढते हैं, किसका, इस आई का, यानी मैक्सिमम और मिनिमम। क्लियर। और इसको ढूंढते समय हम लोग क्या करते हैं, ऑयलर लैग्रेंज इक्वेशन जो हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में कर चुके हैं उसके वहाँ से मदद लेते हैं। कैसे, इधर आप लोग पहले देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इस प्रॉब्लम को करेंगे। आ जाइए तब कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से कैसे मदद आया है देखिए, सॉरी क्लासिकल मैकेनिक्स से। वहाँ पे हम लोग क्या सीखे थे देख लीजिएगा एक बार वहाँ के प्लेलिस्ट से। लैग्रेंजियन था अल्टीमेटली एक फंक्शन QI यानी कोऑर्डिनेट, उसके साथ QI डॉट यानी वेलोसिटी और टाइम, ये रिजल्ट बना हुआ था। आई मान के चलिए 1 2 डॉट 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 n तक चला था। तो इसके अंदर सारे रिजल्ट आने लग गए थे। जब 1 रखेंगे तो एक सेट आएगा, 2 रखेंगे तो दूसरा, ऐसे कुछ। अब इनके ऊपर लैग्रेंज, ऑयलर लैग्रेंज ने अपने खुद के फेमस इक्वेशन बनाए थे, DDT ऑफ डेल L बाई डेल QI डॉट माइनस डेल L बाई डेल QI इक्वल टू 0। ये क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर ऑयलर लैग्रेंज इक्वेशन होते हैं। यहाँ पे कितने सारे इक्वेशंस है, n, टोटल n, क्योंकि I 1 से n तक चला है। ठीक, अब एक काम कीजिए, जब यहाँ से कैलकुलस ऑफ वेरिएशन बनाया गया था तो थोड़ा बहुत चेंज लिया गया था। क्या चेंज देखिए, यहाँ पे L के जगह आ गया था F, जो F हम लोग दिखे थे इधर, ये वाला F, ये F आ जाएगा अभी। ठीक, और ये F वहाँ पे L किसका फंक्शन था, QI कोऑर्डिनेट, वेलोसिटी और टाइम, यहाँ पर आ जाएगा एक सिंपली मान के चलिए RI, एक कुछ क्वांटिटी, उसके साथ RI प्राइम और उसके साथ X। ये RI X के ही कोई ना कोई फंक्शन होगा, यानी RI खुद अपने आप X का ही फंक्शन होगा। ये चेंज लिया गया था, वेलोसिटी के जगह RI प्राइम, यानी RI प्राइम का मतलब R मान के चलिए R1, तब होगा dR1 बाई dx, ये होगा सीधा सीधा R1 प्राइम। ठीक, तो यहाँ पे जो चेंज लिया गया है, और इसके बाद इस इक्वेशन कैसे बन गया देखिए, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा ये बन गया, इस टर्म को पहले लिख दिया गया है। तो क्या बन जाएगा देखिए, डेल RI डिवाइडेड बाई डेल XI बनेगा, क्योंकि Q के जगह XI आ जाएगा, माइनस यहाँ पर DDT के जगह T टाइम के जगह कौन आया है, X, तब DDX। क्लियर। और अंदर देखिए L के जगह कौन आ जाएगा, डेल RI, नीचे कौन आ जाएगा, नीचे आ जाएगा उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, डॉट था, इधर आ जाएगा डेल R बाई डेल, इधर नीचे डेल RI प्राइम, क्योंकि ये वाला हिस्सा QI डॉट ये बदल गया है RI प्राइम में, इक्वल टू 0।
मान के चलिए आपको शायद लगने लग जाएगा कि ये आर आई क्या है। मान के चलिए आपके पास एक ऐसा एफ दिया हुआ था जहाँ आई 1 था, यानी एक ही था, तब ये आर आई को ट्रेडिशनली वाई और आर आई प्राइम को वाई प्राइम और इसको एक्स लिखा जाता है। और तब ये इक्वेशन 1 वेरिएबल के ऊपर निर्भर करता है, एक्स और उसके साथ जुड़ा हुआ वाई। ये कैसे दिखेगा? तब ये आर आई की जगह आ जाएगा एफ, यानी डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी डी एक्स ऑफ, ये बन जाएगा देखिए डेल एफ बाई डेल वाई प्राइम इज इक्वल टू 0। लेकिन मान के चलिए आपके पास ये आई जो है ये तो 1 एक ही था, तब ये एक ही आया, 2 हो जाता है, यानी यहाँ पर एफ जो बन गया इधर अंदर, यहाँ पे वाई के साथ जेड प्राइम भी जुड़ जाता और उसके साथ एक्स तो रहेगा ही, तब एक दूसरा इक्वेशन यहाँ से पर जुड़ जाता। वो क्या होता? डेल जेड बाई डेल एफ बाई डेल वाई, यानी ये जेड वाला हिस्सा जो था, ये अब वाई जो था वो जेड से बदलेगा। इसको इधर लिख लेते हैं, इसको देखिए थोड़ा, ये वाला हिस्सा अगर जेड प्राइम आ गया तो डेल एफ बाई डेल जेड प्राइम माइनस डी डी एक्स ऑफ डेल एफ बाई, ये डेल जेड प्राइम नहीं, सिर्फ डेल जेड रहेगा, सॉरी, और इधर डेल जेड प्राइम ये 0। तो 2 इक्वेशन आपके पास आ चुका है, डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी डी एक्स इंटू डेल एफ बाई डेल जेड वाई प्राइम इक्वल टू 0 एक, और ये 2 हो सकता है इधर थर्ड भी बन जाता। क्या ये आई अगर 3 हो गया तो और एक इक्वेशन आएगा, ठीक। इस साल जून 2023 में CSIR वालों ने इसी के ऊपर सवाल डाले थे, हम लोग देखेंगे, जहां ये आई के जगह 2 था, यानी ये जो ऑयलर लैग्रेंज इक्वेशन क्लासिकल मैकेनिक्स में होते हैं ना, उसके बारे में जिसको डिटेल्स में आइडिया होगा वो आसानी से ये समझ जाएगा कि यहाँ पर कहाँ से जेड प्राइम ये सारे चीज़ क्या होगा, ठीक। तो इसको मान के चलिए यहाँ पे हो सकता था और एक तीसरा कोई वेरिएबल रह जाता जेड के जगह, जो कि एक्स के ऊपर, ये जेड भी एक्स के ऊपर निर्भर है, मान के चलिए डब्ल्यू प्राइम, तब ये क्या हो जाता डेल एफ, थर्ड एक इक्वेशन आता डेल एफ बाई डेल डब्ल्यू माइनस डी डी एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल डब्ल्यू प्राइम इक्वल टू 0, ये थर्ड बन जाता, ठीक। ये हो सकता है इस साल पहले बार CSIR वालों ने इसके ऊपर काम किए हैं। जो लोगों के पास ऑयलर लैग्रेंज इक्वेशन का आइडिया था, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट यानी I1 2 एट्सेट्रा, वो तो करके ले गए थे, और जो लोग सिर्फ इस इक्वेशन से परिचित है, ये वाला हिस्सा सिर्फ Y से COB को पढ़ते हैं यानी कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, उन लोगों को डिफ़िकल्टी हुआ था। ये इक्वेशन एक्चुअली ऑयलर और लैग्रेंज ने दिए थे, किसके लिए दिए थे कि वो जो I बना था ना इधर, इस आई को अगर एक्सट्रीमम यानी मैक्सिमम और मिनिमम बनना पड़ेगा तो इसके लिए नेसेसरीली इसको मानना पड़ेगा, जैसे कि इधर y है डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी डी एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई प्राइम 0, इसको मानना ही पड़ेगा। ये होता है नेसेसरी कंडीशन, ठीक। यानी अगर ये नहीं मानेगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, सिर्फ एक साइड इसका ट्रू है, ठीक। नेसेसरी कंडीशन, इसका मिनिमम और मैक्सिमम होने के लिए इसको मानना ही पड़ेगा ऑयलर लैग्रेंज इक्वेशन, और इसी इक्वेशन के उभर के आता है ये 3 हिस्सा जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन, पाथ मिनिमम, टाइम मिनिमम एट्सेट्रा। ये सारे कैलकुलेशंस किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। हम लोग अभी आएंगे इस CSIR के प्रॉब्लम के ऊपर और इसको करेंगे, और धीरे धीरे इसके सल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। तो ये पहला होगा प्रॉब्लम इस टॉपिक के ऊपर, यानी कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के ऊपर। हम लोग ये जो जे वाला क्वांटिटी डाला है, ये एक इंटीग्रल के अंदर है, इसको हम लोग मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ ये एक्सट्रीमल पूछे हैं देखिए, यानी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज सिर्फ इस इक्वेशन में डाल देंगे। देखिए वेरिएबल कितना है, एक्स के ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, देखिए वाई, सिर्फ वाई और सिर्फ वाई, तब ये एक ही इक्वेशन बनेगा जो आपके पास बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही फेमस है। इसमें डालेंगे और सीधा
आंसर हो जाएगा। नया कौन सा चीज़ था, कॉनकेव कॉन्वेक्स, इसके ऊपर हम लोग आ जाएंगे। तो चलिए धीरे धीरे इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले जब भी आपके पास इस टाइप का कोई प्रॉब्लम होगा ना, आप लोग एक काम कीजिएगा, ये जो हिस्सा है इसको एप पकड़ के इधर लिख लेंगे एक बार। तो ये वाला क्या हो जाएगा, अंदर के एक्स को छोड़ के लिखना, y² माइनस 4y, ठीक। और इसके साथ देखिए एक y प्राइम जुड़ा है, और उसके साथ लास्ट कौन सा टर्म है, 4y², ये होगा आपके पास एप, ठीक। तब आपके पास जो ये एक बार बन गया, यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, देख लीजिए क्या क्या है, डेल एफ बाई डेल वाई और डेल एफ बाई डेल वाई प्राइम, इन दोनों को पहले निकाल लीजिए। तो डेल एफ बाई डेल वाई, तो ये क्या होगा, ये होगा सीधा सीधा वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तब वाई प्राइम कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तब ये क्या हो जाएगा, 2y माइनस इधर एक y है देखिए, तो इधर 4y प्राइम, बाकी ये तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, चला जाएगा। तो पहला ये तो हो चुका है। अब आ जाइए, इसी डेरिवेटिव को आप लोगों को करना पड़ेगा y प्राइम के रेस्पेक्ट में, तब कर लीजिए। क्या हो जाएगा, डी डी एक्स वाई प्राइम, वाई प्राइम का मतलब ये वाला हिस्सा एफ के, और यहाँ पर जो y प्राइम जहाँ दिखेगा उसको करना पड़ेगा, बाकी कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो ये इधर क्या हो जाएगा, -4y प्लस ये 8y प्राइम, ठीक। अब देखिए एक डी डी एक्स भी इसके साथ है, यहाँ पर ये कर लीजिए, डी डी एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई प्राइम, ये क्या होगा, तब आपके पास इसका डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में लेना पड़ेगा। तो -4 ये हो जाएगा y का y प्राइम प्लस 8y डबल प्राइम, क्लियर। अब सारे रिजल्ट जो इक्वेशन 1 में चाहिए वो हो गया, हम लोग के पास आ चुका है। तो इधर सीधा सीधा डाल देते हैं, तो देखिए तो क्या मिलेगा, सीधा सीधा हम लोग उस इक्वेशन पे डाल रहे हैं। क्या था इक्वेशन, डेल एफ बाई डेल वाई माइनस, इसको याद करके रखिएगा, जो लोग पहले ही इसको पढ़े हैं वो तो फेमस ये रिजल्ट पहले से ही जानते हैं, जो कि एक नेसेसरी कंडीशन फॉर एक्सट्रीमल होता है, ठीक है। तो इधर डाल लीजिए, डेल एफ बाई डेल वाई क्या होगा, हम लोगों के पास आ चुका है ये वाला रिजल्ट, 2y माइनस 4y प्राइम डालिए, तो इधर 2y माइनस 4y प्राइम, ठीक है। यहाँ पे माइनस, सावधान, ये वाला हिस्सा भी आपके पास आ चुका है, इसको डाल दीजिए, ये वाला ब्रैकेट के अंदर माइनस के होते हुए आप लोगों को सावधानी आजमाना पड़ेगा। माइनस उसके साथ क्या था देखिए, -4y प्राइम, फिर प्लस प्लस 8y डबल प्राइम इक्वल टू 0। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 2y माइनस 4y प्राइम प्लस 4y प्राइम माइनस 8y डबल प्राइम इक्वल टू 0, ये दोनों तो चला जाएगा और फिर 2 भी चला जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा देखिए, y डबल प्राइम माइनस 1/4 इंटू वाई इक्वल टू 0, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन ही तो अब एक डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह दिख रहा है ना। तो हम लोगों के पास पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके थे, अल्टीमेटली कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में हम लोग y इक्वल टू वाई एक्स टाइप के एक सोल्यूशन ही तो ढूंढते हैं। तो चलिए यहाँ से वो आ जाएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन, एम स्क्वायर माइनस यहाँ पे तो हाफ का स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, तब बराबर एम आ जाएगा, प्लस हाफ कॉमा माइनस हाफ, और सीधा सीधा जनरल सोल्यूशन y इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, c1 इंटू ई टू द पावर एक्स बाई टू प्लस c2 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू। यहाँ से आपको दोनों कंडीशन दिया हुआ है, देखिए एक तो था y0 1, इसको डालिए इधर, तो y0 तो 1 था, इधर 1 डाल लीजिए, इधर 0 कर दीजिए, c1 इंटू ई टू द पावर 0 प्लस c2 इंटू ई टू द पावर माइनस 0 टाइप का कुछ ही होगा। तो यहाँ से आपके पास आएगा c1 प्लस c2, ये 1 आ जाएगा, क्लियर। ये पहला वाला हिस्सा तो हो गया। अब दूसरा एक कंडीशन डाला हुआ है c1 c2 को निकालने के लिए, y प्राइम 0 इक्वल टू हाफ, इसको डालिए इधर, तो y प्राइम 0 इधर तो हाफ हो जाएगा बराबर। पहले आप लोग को y प्राइम निकालना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा, c1/2 इंटू ई टू द पावर एक्स बाई टू माइनस c2/2 ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई टू, ठीक। यहाँ पे डालिए, तो ये क्या दिया हुआ था, y प्राइम हाफ, क्या दिया था y प्राइम 0 इक्वल टू हाफ, देखिए इधर एक बार देख लीजिए,
वाई प्राइम जीरो इक्वल टू हाफ, इसको आराम से डालिए इधर, तो वाई प्राइम जीरो हाफ बन जाएगा। तो ये हाफ आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड में लाना पड़ेगा और इधर डालिए जीरो, तो C1/2 माइनस C2/2 बन जाएगा। यानी यहाँ से आप लोगों के पास आ चुका है C1 माइनस C2 इक्वल टू 1, और नीचे ऊपर एक था C1 प्लस C2 इक्वल टू 1, ये दोनों चला जाएगा, तब C1 हो जाएगा 1, C2 को 0 तो होना ही पड़ेगा। तब दोनों कांस्टेंट में से एक 1 आ गया, एक 0, तो यानी सल्यूशन इधर से मिल जाएगा y इक्वल टू, ये तो 0 बन चुका है, C1 1 बन चुका है, यानी y इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा e⁻x/2। क्लियर। और इसको क्या हम लोग ग्राफ में डाल सकते हैं? ज़रूर डाल सकते हैं। इस तरीका का कुछ होगा और ये पॉइंट ज़रा बदल जाएगा। देखिए इन जनरल क्या होता है, देखिए e⁻x का ग्राफ ऐसे ही चला जाता है, ये होता है y इक्वल टू e⁻x, ये वाला पॉइंट तब होता है 0 1। कैसे? y को 0 रखिए, इधर क्या हो जाएगा, y को आप लोगों को ये पॉइंट अगर किसी भी तरह ढूंढना है तो ये कौन सा एक्सिस पे है, देखिए y एक्सिस पर है, y एक्सिस पर x कहाँ 0 होगा, x तो 0 है हमेशा, तो यहाँ पर x की जगह 0 डालिए, तब y मिल जाएगा, y इक्वल टू e⁻0 यानी 1, तब ये पॉइंट आपके पास 0 1, ठीक, x0 y1। अब इस कार्व पे आ जाइए, इस कार्व पे भी आप लोगों को ये पॉइंट ढूंढना है, तो क्या करना होगा, x को 0 रखना होगा, तब आपके पास क्या आ जाएगा, y इक्वल टू -(x/2) ऐसा कुछ रिजल्ट मिले हैं, देखिए आप लोगों के पास, तो x के जगह 0 रख दीजिए, तो y इक्वल टू हो जाएगा e⁻0 यानी ये भी 1। तो ये एक कार्व सिर्फ और सिर्फ इसी टाइप का दिखेगा, ये पॉइंट 0 और 1 यहाँ से आपको मिल जाएगा, सिर्फ ये स्ट्रक्चर में थोड़ा इधर उधर है, लेकिन बाकी का तो सेम ही सेम रह जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ये पॉइंट आप लोगों के पास मिल चुका है। ये पॉइंट उतना ज़रूरी नहीं था जितना ज़रूरी था इस कार्व को ड्रॉ करना, ठीक। अब अगर एक बार आप लोगों ने इस कार्व को ड्रॉ कर लिए हैं, तब क्या मिल रहा है आपके पास, जहाँ पर भी आप लोग टेंजेंट खींचेंगे तो क्या ये कार्व पूरा उसके ऊपर ही नहीं रहा है, देखिए तो पूरा जैसे इस आइडिया में था, ये वाला कॉन्वेक्स का आइडिया जो था, और पीछे देखिए थोड़ा ये वाला ऐसा कुछ फिगर बना है जो कि कॉन्वेक्स से मिलता जुलता है, तो सीधा सीधा हम लोग क्या उधर ये डबल डेरिवेटिव वगैरह करने जाएंगे, कभी करने नहीं जाएंगे, क्योंकि ग्राफ मिल चुका है ना। तो ये सीधा सीधा ये एक कॉन्वेक्स होगा, ये वाला फंक्शन एक कॉन्वेक्स फंक्शन होगा। क्या ऑप्शन में डाले हुए थे, यस, वाई इज कॉन्वेक्स, तब ये सही होगा, 2 चला जाएगा। और ये तो अभी बहुत ही सीधा और आसान बन चुका है, y अब x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या ऐसे बांटेगा, देखते हैं। चलिए y क्या था, e⁻x/2, तब रखिए y अब x1 प्लस x2 इक्वल टू e⁻ में ले लीजिए, x के जगह क्या रखेंगे, x1 प्लस x2 और 2 को रहने दीजिए, ये हो जाएगा e⁻x1/2 प्लस x2/2, ये क्या दोनों हिस्से में नहीं बटेगा, e⁻x1/2 और उसके साथ e⁻x2/2, तब ये क्या मिल चुका है, देखिए पहला तो मिल चुका है ये वाला हिस्सा, यहाँ से इसको हम कह सकते हैं y ऑफ x1, फिर ये y ऑफ x2, यही तो बोले थे, देखिए x1 प्लस x2 इक्वल टू y ऑफ x1 इंटू y ऑफ x2, यानी इसका तीसरा ऑप्शन सही है। फोर्थ क्या होगा देख लेते हैं एक बार। अब बोले हैं y ऑफ x1 इंटू x2, डालिए तो इधर डाल लीजिए, यहाँ पर y ऑफ क्या बोले हैं, y ऑफ x1 इंटू x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, e⁻x1 x2/2, ये तो हमेशा दोनों हिस्से में नहीं बांटने वाला है, क्योंकि ये तो कभी ऐसा नहीं बनेगा ना, y ऑफ x1 इंटू ऐसा कुछ बनेगा, इधर क्या डाला था, देखिए प्लस लगा हुआ था, ये तो बराबर नहीं आएगा। अगर इसको प्लस होना होता तब इसको क्या होना होता, देखिए e⁻x1/2 प्लस e⁻x2/2, ये होना पड़ता, तब जाके ये प्लस हो जाता दोनों हिस्सा, ठीक। लेकिन यहाँ से क्या ये आ रहा है, नहीं,
तो ऑप्शन 4 चला जाएगा। तो ऐसे ऑप्शन 4 चला गया, यानी इसका ऑप्शन 1 और 3 ट्रू था। इस साल ना एग्ज़ाम में क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा दिया गया था, जो कि सिर्फ ये देखिए इक्वेशन से ही हो जा रहा है, ये नंबर 1 से ही ये वाला हिस्सा, सिर्फ ये कॉन्वेक्स कॉनकेव वाला सेगमेंट डाला हुआ था। काफ़ी सारे लोग इसके डबल डेरिवेटिव करने गए थे और बेकार का टाइम गया था। इधर क्या होगा, वाई प्राइम लेंगे तो e⁻x/2 यहाँ पर एक हाफ रह जाएगा, और वाई डबल प्राइम लेंगे तो वो भी हो जाएगा हाफ का स्क्वायर इंटू e⁻x/2। तो ये तो ग्रेटर देन 0 ही आएगा, क्योंकि ये तो ऊपर रह जाएगा। इसलिए इसका ग्राफ का आइडिया जिसके पास था तो जल्दी करके चला आया था, बाकी लोगों को डबल डेरिवेटिव करना पड़ा। तो आज का पहला सेगमेंट COV का इधर ही ख़त्म होता है। हम लोग को आशा है आप लोगों के पास सारे रिजल्ट समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर यानी COV के लेक्चर 2 में इस प्रॉब्लम से शुरुआत करेंगे, जो जून 2023 में पूछा गया था अगले दिन। तो आज इतना ही। आप लोगों का आने वाला दिन शुभ हो। तो मिलते हैं दूसरे दिन।